Hello students, how is you all? This is your third chapter video of class 8 English reader Honeydew book. तो ये आपकी क्लास 8 के हनीड्यू बुक का चैप्टर थर्ड है जो कि इंग्लिश रीडर का है। फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिया था, एक्सरसाइजेस भी कंप्लीट कर लिए थे। इसके बाद पोएम था, ज्योग्राफी लेसन वो भी पढ़ लिया था और उसके एक्सरसाइजेस भी कंप्लीट कर लिए थे। आई होप आप लोगों ने नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिया होगा नए सेशन से, मतलब अब जो स्टार्ट हुआ है आपका क्लास 20 से। तो ये थर्ड चैप्टर हम देखते हैं। तो इसका नेम है ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट। ग्लिम्पसेस मतलब होता है जैसे कहिए कि जानकारी लेना या पास्ट की परछाइयाँ, मतलब पास्ट के बारे में, जो हमारा पास्ट है, हिस्ट्री का जो था उसके बारे में हमें जानकारी लेना। एक परछाई रहेगी है जो हमें पास्ट के बारे में बता रही है, कुछ झलक है, मतलब समझ लीजिए, ठीक है। तो वैसे ये चैप्टर्स आपको जो दिया है ये मोस्टली तो हिस्ट्री का चैप्टर है, लेकिन आज आपको इंग्लिश में दिया है तो आपको पढ़ना होगा। ये हिस्ट्री में के चैप्टर के बारे में है 1757 से 1857 के बीच का। मतलब इस चैप्टर में हम जो भी पढ़ेंगे वो हिस्ट्री का है और किस ईयर से 1757 से 1857 के बीच का इतिहास हम पढ़ेंगे। यहाँ पे नीचे कुछ पिक्चर्स और बबल्स, स्पीच बबल्स दिए हुए हैं जो हमें 1757 से 1857 के बीच में हमारे इंडिया की कंडीशन कैसी थी उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट वॉर था वो स्टार्ट कब हुआ था? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब जो स्वतंत्रता की पहला युद्ध हमारा जो स्टार्ट हुआ था 1857 में। तो हम यहाँ सफ़र करेंगे 1757 से 1857, मतलब कि 100 ईयर्स का। तो आइए आगे स्टार्ट करते हैं। ये यहाँ पे है कि द मार्टियर्स मीन्स क्या होता है? ऐसे व्यक्ति जो देश के लिए शहीद हो जाते हैं, जो शहीद होते हैं, जैसे जो सेना के नायक वगैरह होते हैं, सेना के जवान वगैरह होते हैं, आर्मी के, जब उनकी डेथ होती है तो उनको हम मरना नहीं कहते, उनको हम शहीद होना कहते हैं। ऐसे व्यक्ति जो हमारे देश के लिए मरते हैं, हमारे देश के लिए शहीद हो जाते हैं, उन्हें बोला जाता है। तो यहाँ पे एक मतलब स्पीच बबल्स दिया हुआ है। स्पीच बबल्स का मतलब होता है कि ये जो पिक्चर्स भी दिए होते हैं और यहाँ पे स्पीचेस या वर्ड्स भी लिखे होते हैं। तो एक फंक्शन है दिल्ली का, यहाँ पे एक लेडी खड़ी है, वो बोल रही है कि ओ माई कंट्रीमैन, लेट योर आइज़ फिल विद टीयर्स एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइसेस ऑफ इंडियंस मार्टियर्स। आपने एक पेट्रियोटिक सॉन्ग सुना होगा, ए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी। तो बस ये उसी का ये इंग्लिश वर्जन यहाँ दिया हुआ है कि ओ माई कंट्री मैन, मतलब ए मेरे वतन के लोगों, लेट योर आइज़ फिल विद टीयर्स, अपने आँख को आंसुओं से भर लो और उनको याद करो जो हमारे देश के लिए शहीद हो गए हैं, ठीक है। तो उनके बारे में देखेंगे। देखिए यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री और जवाहरलाल नेहरू बैठे हुए हैं। तो आगे का देखिए स्टार्ट करते हैं। वो फर्स्ट पेज में उतना था, ये देखिए यहाँ से सेकंड है, ठीक है। तो सेकंड है द कंपनी कॉन्क्विस्ट। कंपनी, किस कंपनी के बारे में बात करें? यहाँ पे हम ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बात करेंगे। आपने 6 में 7 में पढ़ा होगा ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में कैसे आई, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम पढ़ेंगे 1757 से 1849 के बीच में जो जो चीज़ें हुई थी उसके बारे में। तो यहाँ पे देखिए है कि विद इट्स सुपीरियर वेपन्स द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एक्सटेंडिंग इट्स पावर इन 18th सेंचुरी इंडिया। अपने सुपीरियर वेपन्स, औजार की वजह से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वह इंडिया के बहुत बड़े पार्ट पे अपना पावर जमा चुकी थी। देखिए एक मैप दिया हुआ है, इसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि जितने येलो पार्ट दिख रहे हैं ये स्टार्टिंग की बात है, वो इंडिया के प्रिंसेस के हैं, और जो पिंक हैं वो ब्रिटिशर्स के टेरिटरीज़ है जहाँ ब्रिटिशर्स रह रहे थे या कब्जा कर चुके थे। तो पहले इतने ही पार्ट पे किए थे, लेकिन हम आगे देखेंगे कि कैसे ये हमारे इंडिया के और पार्ट्स पे भी अपना कब्जा करते जा रहे थे। फिर यहाँ है कि इंडियन प्रिंसेस वॉज शॉर्ट साइटेड। जो इन मतलब अंग्रेज़ों का सोचना था कि जो इंडिया के जो प्रिंसेस होते हैं ये बहुत ज़्यादा दूर की नहीं सोचते हैं, ठीक है। मतलब इनको लगता था कि ये पढ़े लिखे तो ज़्यादा होते नहीं हैं और साथ में ये बहुत दूर की नहीं सोचते हैं, इनको किसी भी तरह से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। तो और जो यहाँ पे इंडियाज़ के जो प्रिंसेस थे, जो राजा थे और रूलर्स थे, वो एक दूसरे से जब उनको किसी दूसरे जगह पे, किसी दूसरे किंगडम में अपना युद्ध के लिए जाना होता था या अपने मतलब किसी राजा को हराना होता था तो वह इनसे ही मदद लेते थे। ब्रिटिशर्स के पास जो आर्मी थी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी और काफ़ी अच्छे वेपन्स भी थे इनके पास। वेपन्स मीन्स होता है औजार, तो काफ़ी अच्छे वेपन्स भी थे
जिसकी हेल्प लेके ये हमेशा उन लोगों को हराने की कोशिश करते थे और ये जीत भी जाते थे। ठीक है, इस रीजन की वजह से लोगों में शांति नहीं थी, लोग हमेशा कंटिन्यू आपस में झगड़ा करते थे, युद्ध कंटिन्यू होता रहता था। आगे देखिए, द रिवाल्वरीज हैव द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट कुड ईजली सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन। और यही रीज़न था कि जो मतलब कि ब्रिटिशर्स जो इनकी हेल्प करते थे और जो राजा हार जाते थे, ये क्या करते थे कि उन पर दबाव बना के उनका सब कुछ धीरे धीरे अपने अधीन कर लेते थे। ठीक है, मतलब पहले राजा की हेल्प करते थे उसको कमज़ोर बनाने में, और जब वो राजा कमज़ोर बन जाता था तो उसकी चीज़ों को अपने अधीन कर लेते थे, जो राजा हार चुका होता था। उसके बाद क्या है, द फार सीइंग रूलर लाइक द ब्रेव टीपू ऑफ मैसूर फॉर द ब्रिटिश स्टिल डाइड फाइटिंग। और एक बहुत बहादुर रूलर था मैसूर का रहने वाला टीपू सुल्तान था। ये क्या था कि ये बहुत दूर दृष्टि वाला व्यक्ति था, मतलब काफ़ी दूर तक सोचता था, काफ़ी अच्छा सोचता था। ये अपने अंत समय तक, मरने के दम तक ब्रिटिशर्स से फाइट करता रहा। किस लिए? अपने देश के फ्रीडम के लिए, क्योंकि इसको एहसास हो चुका था कि जो ब्रिटिशर्स है ये हमारे देश के लिए अच्छे नहीं हैं, ये हमें आपस में झगड़ा करा रहे थे। आगे देखिए, कुछ स्पीच बबल्स दिए हुए हैं, देखते हैं क्या है। कुछ लोग हैं यहाँ पे जो इंडियंस हैं, गांव के लोग होते हैं जो आपस में बात करते हैं, पंचायत वगैरह के लोग हैं, तो ये आपस में बात कर रहे हैं यहाँ बैठ के कि थैंक गॉड देयर इज़ पीस। मतलब कि जब पीस क्यों आ जाए, क्योंकि ये जो ब्रिटिशर्स थे ये इंडियंस को कमज़ोर करते जा रहे थे। तो इंडियंस के पास इतने ताकत, इतने सेना के लोग नहीं थे कि वो युद्ध कर सकते थे। तो इनका कहना था कि अच्छा है कि हमारे देश में अब शांति हो गई है, कोई भी लूट हमारे यहाँ अब नहीं होती है। और ये व्यक्ति देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि इट इज़ गुड हु सेंड द ब्रिटिश, और कहते हैं ये इट इज़ गॉड, ये भगवान हैं जिन्होंने ब्रिटिश को भेजा है। और यह है कि कुछ लोग कहते हैं कि आवर डेस्टिनी इज़ लिंक्ड विद देम, और कुछ लोग कह रहे थे कि जो हमारा भाग्य है, हमारी डेस्टिनी है, वह इनसे जुड़ी हुई है, मतलब कि ये हमें आगे तक ले जाएंगे। तो ये थे जो इनके मतलब इनके ओपिनियन थे ब्रिटिशर्स के, कुछ हमारे इंडियंस के। आगे देखिए, द वाइट मैन हैज़ किल्ड और डिड हॉर्न आवर किंग्स। और कुछ लोग और देखिए अलग तरह की बातें कर रहे हैं कि जो ये वाइट मैन हैं ये हमारे राजा को मारते जा रहे हैं और उनसे उनका अधिकार, उनकी गद्दी भी छीनते जा रहे हैं। कुछ व्यक्ति यहाँ बात करते हैं कि सम किंग्स वर नॉट गुड। कुछ लोग देखिए ये भी बात कर रहे हैं कि कुछ जो राजा थे वो अच्छे नहीं हैं, लेकिन आफ्टर ऑल वो हमारे देश के तो हैं, हमारे देश के हैं, हमारे यहाँ के तो हैं। नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर्स। और कुछ लोगों को ये एहसास होने लगा था कि अब हम लोग क्या बनते जा रहे हैं, स्लेव्स बनते जा रहे हैं, मतलब कि दासी बनते जा रहे हैं या नौकर बनते जा रहे हैं, किसके? फॉरेनर्स के, ये इंग्लिश मैन के। ठीक, आगे देखिए, आगे थर्ड है ब्रिटिश रूल। अब हम ब्रिटिश रूल के बारे में पढ़ेंगे जो 1765 से 1836 का है। तो यहाँ पे है कि जो रिलीजियस लीडर्स थे इंडिया के, वो क्या कर रहे थे, वो फैला रहे थे अनटचेबिलिटी को, चाइल्ड मैरिज को। मतलब कि वो ब्राह्मण है, वो क्षत्रिय है, हम उसके साथ नहीं रहेंगे, उसके साथ उठेंगे बैठेंगे नहीं, उसको मंदिर, मतलब कई तरह की चीज़ें थी कि उनको मंदिर नहीं जाना है, उनके साथ हम नहीं बैठ सकते, ऐसा समथिंग। ठीक है, और चाइल्ड मैरिज मतलब बाल विवाह को प्रमोट कर रहे थे। और इन लोगों का एक मानना था कि एनीवन हु क्रॉस द सी, कोई भी व्यक्ति जो समुद्र को पार करके दूसरे देश में जाता है वो अपने धर्म को नष्ट कर देता है या खो देता है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे एक और महान व्यक्ति हैं, इनका कहना ये है कि इस दुनिया में जो भी तकलीफ़ है, जो भी दुख है वो सिर्फ औरतों के कारण है। ठीक है, देखिए इनकी सोच है यहाँ पे कि जो भी तकलीफ़ है, जो भी दुख है आदमी को, वो औरतों के कारण है। आगे देखिए, द ट्रूथ वॉज दैट इंडियन हैड लॉ। लेकिन सच्चाई क्या थी कि जो इंडियंस थे वो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को खोते जा रहे थे। ब्रिटिश जो थे उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को उनसे छीनते जा रहे थे, उन पर अपना अधिकार जमाते जा रहे थे। द नेटिव्स आर, और यहाँ कुछ अंग्रेज़ों का कहना था कि जो इंडिया के लोग होते हैं वह ट्रस्ट के लायक नहीं होते हैं और ईमानदार भी नहीं होते हैं। लेकिन देखिए ये जो है व्यक्ति ना, ये इंडिया का है, वो इनके लिए काम करता है, तो इनके लिए कह रहा है कि नहीं, हाँ, इनका मतलब ये व्यक्ति कह रहा है कि हाँ इंडिया के लोग ऐसे ही होते हैं, विश्वास के लायक नहीं होते हैं, ईमानदार नहीं होते हैं, लेकिन माय लॉर्ड मैं हूँ। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे कि बीइंग मर्चेंट मतलब व्यापारी बनने के साथ जो ब्रिटिशर्स थे वो बहुत ज़्यादा ही प्रॉफिट यहाँ से कमाना चाहते थे।
ठीक है। और वो यहाँ पे जो गरीब किसान थे, जो भी किसानों का जो लैंड था, उनकी जो खेत था, उनसे क्या करते, उसे काफ़ी टैक्स उनसे वसूल करते थे। और जो नहीं दे पाता था, उनके जो खेतों में जो क्रॉप्स ग्रो होते थे उसको भी उनसे छीन के ले जाते थे। और कभी कभी जब अच्छे क्रॉप्स नहीं होते थे तो उनके ज़मीन को उनसे छीन लेते थे और कहते थे कि अगर तुम मुझे टैक्स नहीं दोगे तो मैं तुम्हें जेल में भेज दूँगा। ओके, आगे देखिए। स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड, और फिर ब्रिटिश ने कुछ अदर इन्वेंटेड किया, जिसमें कुछ और खोज में लगे थे कि कैसे और अधिक प्रॉफिट कमाया जा सके। तो ये क्या करते थे कि जो भी गुड्स वहाँ से इंग्लैंड से आते थे, मतलब ब्रिटेन से आते थे वहाँ से इंडिया में, वो क्या करते थे कि उस पर कोई टैक्स नहीं देते थे। जो भी सामान हमारे देश से दूसरे देश में इंपोर्ट होता है या एक्सपोर्ट होता है तो उस पर काफ़ी चार्ज लगते हैं, काफ़ी टैक्स लगते हैं। जैसे कि आप टोल प्लाजा पे जाते हैं तो टैक्स देते हैं, वैसे ही जब किसी दूसरे देश से सामान आता है, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होता है, तो उस पर भी चार्जेस लगते हैं। तो ये लोग क्या करते थे कि इनके ये जो समुद्री किनारे बसे थे तो जो भी सामान इंग्लैंड से आता था उसका कोई चार्ज नहीं लगता था। ठीक है। तो विद द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉ बिगेन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज़, लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो नियम बनाए वो क्या थे, इंडियन इंडस्ट्रीज़ को कुचलने का, नुकसान पहुंचाने का, ताकि इंडियन इंडस्ट्रीज़ को नुकसान कर दे और जो भी सामान की ज़रूरत हो वो कहाँ से मंगाया जाए, ब्रिटेन से, इंग्लैंड से मंगाया जाए। ठीक है। और देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि 1822 से 1836 के बीच में इंडिया में 15 लाख इंडियंस ऐसे थे जो भूखमरी से मर गए थे। ठीक है। स्टार्वेशन मीन्स होता है भूखमरी, जैसे जो गरीब हो जाते थे, पैसे नहीं रहते थे, जब खाने के पैसे नहीं रहते थे तो टैक्स कहाँ से देते। तो यही रीज़न था कि मीन्स 15 लाख इंडियन ऐसे थे जो 1822 से 1836 के बीच किस लिए मर गए, जैसे भूखमरी से मर गए थे। ठीक है। और जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़ थे वो काफ़ी इन लोगों को नुकसान पहुंचा रहे थे, काफ़ी इन लोगों पे दबाव बनाते जा रहे थे। आगे देखिए। फोर्थ है राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय के बारे में आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, आइए इनके बारे में देखते हैं। ये एक सोशल रिफॉर्मर थे। तो सोशल रिफॉर्मर मीन्स होता है समाज सुधारक थे। ठीक है। सोशल वर्कर भी कह सकते हैं। तो राम मोहन राय एक लर्नेड मैन थे, मतलब काफ़ी पढ़े लिखे, सुलझे हुए, समझदार व्यक्ति थे बंगाल के। और वह ये समझ गए थे कि हमारे देशवासियों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है और क्या गलती है हमारे देशवासियों के साथ और कौन गलत कर रहा है। लेट अस नॉट डिस्पाइज आवर सेल्फ आवर एंसेंट कल्चर। इनका कहना था कि जो हमारा इंडियन कल्चर है वो काफ़ी प्राचीन है और समय समय पर काफ़ी इसने अचीवमेंट भी किया है और अधिक समय इन्हें मिलेंगे तो ये और अधिक अचीवमेंट भी हमारी सोसाइटी में कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर हमारी सोसाइटी को कुछ भी नुकसान पहुंचा रहा है तो यहाँ पे रहने वाले लोगों का अंधविश्वास, जैसे कि समुद्र पार करेंगे इनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, बाल विवाह कर देते थे, तो ऐसे जो कुरीतियाँ थी, जो अंधविश्वास था, उसे ख़त्म करना इन्होंने ज़रूरी समझा। उसके बाद ये अपनी वाइफ से बोलते हैं कि गाय जो होती हैं वो डिफरेंट कलर की हो सकती हैं लेकिन उनके जो मिल्क होते हैं वह सेम होते हैं। यहाँ पर उनके कहने का अर्थ ये था कि धर्म भले सब अलग अलग हों लेकिन सभी धर्म में सिखाए जाने वाले जो ओपिनियंस, मतलब कि जो हमें धर्म सिखाता है, जो भी विचार हमें देता है, वह सब हमारे लिए ज़रूरी हो सकते हैं। और हर एक धर्म में ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें अपनानी चाहिए और एक्सेप्ट करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। आगे है कि ही वॉज अट्रैक्ट बाय द, मतलब इन्हें साइंस और मॉडर्न नॉलेज, मतलब साइंस से काफ़ी अटैचमेंट था, काफ़ी अटैच थे साइंस से, मॉडर्न नॉलेज से। इनका कहना था कि जो नॉलेज हो, जो भी ज्ञान हो, वो प्रैक्टिकल और साइंटिफिक होना चाहिए, काफ़ी प्रैक्टिकल होना चाहिए, काफ़ी साइंटिफिक होना चाहिए। मतलब कि ऐसा ना हो कि बस रटने के बेस पे हो और जो रीति रिवाज चली आ रही है उनको बस फॉलो करते रहो। जैसे बहुत सी रीति रिवाज ऐसी होती है जो हमें बचपन से सिखाया जाता है, हम उसे कंटिन्यू फॉलो करते हैं ना, लेकिन कभी उसके बारे में ये नहीं जानते कि रियल में एक्चुअल क्यों हम इसको फॉलो करते हैं या क्या करते हैं, क्यों दूसरे देश में जाना हमारे धर्म के ख़िलाफ़ है, क्यों बाल विवाह कर देना चाहिए। तो ऐसे जो लोगों की सोच थे इस चीज़ों के लिए था इनका कि ये प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं है, साइंटिफिक नहीं है, ये चीज़ों को मतलब प्रैक्टिकली सोचते थे।
फिर आगे है कि ही क्रॉस द सीज एंड उसके बाद इन्होंने समुद्र को पार करके वेंट टू इंग्लैंड। कहाँ गए ये? इंग्लैंड गए, ये देखने के लिए कि आखिर क्या ऐसी चीज़ है जो ब्रिटिश को पावरफुल बना रही है। देन ही टोल्ड देम, और उन्होंने वहाँ उन लोगों से कहा, वी एक्सेप्ट यू एज रूलर्स एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज सब्जेक्ट बट यू मस्ट रिमेंबर द रिस्पॉन्सिबिलिटी अ रूलर ओज टू हिज सब्जेक्ट। ये कहते थे वहाँ पे जाके लोगों को अपने विचार बताए थे कि हम आप लोगों को एज अ रूलर एक्सेप्ट करते हैं, तो आपको भी हमें एज अ सब्जेक्ट मीन्स होता है कि एक प्रजा की तरह, ठीक है, अपने प्रजा की तरह एक्सेप्ट करना चाहिए। और आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि एक राजा की, एक रूलर की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? अपने प्रजा को खुश रखना। अपनी प्रजा की के लिए जिम्मेदारी होती कि वो उनको खुश रखे, उनकी ज़रूरतों को पूरा करे। आगे देखिए, उसके बाद इन्होंने क्या किया था? उसके बाद इन्होंने एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था। कब किया था? 1820 नहीं, इन्होंने एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था तो, लेकिन जो बंद कब हुआ था? 1823 में बंद हो गया था, ठीक है। और रीज़न क्या था बंद होने का? इसको ब्रिटिशर्स ने बंद कर दिया था क्योंकि उनको ये लग रहा था कि इनका जो न्यूज़पेपर है वो इंडियंस को हमारे अगेंस्ट भड़का रहा है, ठीक है, और इंडियंस हमारे अगेंस्ट हो जाएंगे। यही रीज़न था कि इन्होंने इनके न्यूज़पेपर को बंद कर दिया। आगे देखिए, 5th है ऑपरेशंस 1765-1835। इट मीन्स ऑपरेशंस मीन्स होता है किसी चीज़ का दबाव बनाना, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है कि जो ब्रिटिशर्स थे वो 1883 में कुछ एक्ट, कुछ रेगुलेशंस बनाए थे जिसके तहत क्या था कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भारतीय व्यक्ति को, सिर्फ भारतीयों को, किसी भी भारतीय को बिना उसको कोर्ट में ले जाए, बिना उसको प्रूफ किए, उसको किसी भी, अगर वो कोई गलती करता है या कोई ऐसा जुर्म करता है तो उसको जेल में डाला जा सकता था। मतलब उसे कोर्ट नहीं ले जाएंगे, कोर्ट कचहरी नहीं जाएंगे, बस अगर आपने कोई गुनाह किया तो डायरेक्ट आपको जेल में डाल देंगे और आपको अपने पक्ष में बोलने के लिए कोई भी सुविधा नहीं दी जाएगी, ठीक है। ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर इन इंडिया जो बिग सैलरीज, और जो हर एक डिपार्टमेंट में जो ब्रिटिशर्स थे उनकी सैलरीज काफ़ी हाई थी, वो काफ़ी हाई सैलरी थी उनकी हर डिपार्टमेंट में। और जो इंडियंस थे उनको ये काफ़ी छोटे काम देते थे और सैलरी भी बहुत कम देते थे। आगे देखिए, आगे है कि बाई 1829 में ब्रिटेन वॉज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड, और बता रहे कि 1829 तक आते आते जो ब्रिटेन से इंडिया में 7 करोड़ का सामान गुड्स आ चुका था। मतलब 1829 तक जो इन लोगों ने प्रॉफिट कमाया था इंडिया से वो 7 करोड़ का कमाया था। कहाँ से? इंडिया से। चूँकि ये करते ये थे कि यहाँ से जो सामान है वो वहाँ ले जाते थे सस्ते दामों में, ठीक है, फिर वहाँ पे बनने के बाद यहाँ उसको महंगे दामों में बेच देते थे। आगे है कि गवर्नर जनरल बेंटिक, एक गवर्नर जनरल थे बेंटिक थे, उन्होंने कहा था कि यहाँ के जो, मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर इंडिया में कोई चीज़ होता है तो वो है कपास, और कपास यहाँ बहुत अच्छी क्वालिटी का होता था, ठीक है। तो ये क्या करते थे कि कपास यहाँ से भेजते थे इंग्लैंड, मतलब ब्रिटेन में भेजते थे ब्रिटिशर, और वहाँ से कपड़ा बनने के बाद हैवी, बहुत ही ज़्यादा महंगे प्राइस में यहाँ पे बेच देते थे, ठीक है। और ये क्या करते थे? इंडियन इंडस्ट्रीज़ को लूट लेते थे, ठीक है, ताकि वह ख़त्म हो जाए या वह बंद हो जाए। हर जगह सब कुछ ब्रिटिश से या इंग्लैंड से, ब्रिटेन से इंग्लैंड से आने लगे। तो स्टूडेंट ये जो चैप्टर है ये बहुत लंबा है। सो इन दिस वीडियो वी विल कंप्लीट ओनली फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। हम लोगों ने 5 पॉइंट्स पढ़ा इसमें ऑपरेशंस के बारे में, मतलब अब दबाव जो जैसे उन्होंने बनाया था। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, तब तक आप इसको पढ़िए और रिवाइज़ करिए। ये हिस्ट्री का चैप्टर ज़रूर है लेकिन आपकी इंग्लिश में के बुक में दिया है तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।